Hello and welcome back to my channel Unlock Your Minds. And I've started a new series which is the introduction of research and statistics. I've already covered the types of variable and hypotheses that a research can have. Now I'm going to start with reliability and validity. So let's get started. So in research, what does reliability mean? Reliability basically means consistency in results. When I say consistency, तो मैं बोलती हूँ consistency से क्या मतलब है? Consistency basically means कि जो results हैं वो stable रहें, reproducible हो, एंड कंसिस्टेंट, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर हमने आज वो एक्सपेरिमेंट किया है तो हमारा डेटा आ रहा है समथिंग 80 वाला, 80 आउट ऑफ 100। अगर हम कोई टेस्ट करते हैं ऑन अ स्टूडेंट एंड फिर वो ही हम एक्सपेरिमेंट वापस करते हैं 8 वीक्स बाद, तो 40 आ रहा है आउट ऑफ 100। कैन यू सी द डिफरेंस? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी ये कहता है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर उसका 80 है तो आफ्टर फ्यू वीक्स उसका अगर ज़्यादा से ज़्यादा 79 या 75 हो सकता है आउट ऑफ 100। क्या इसमें ज़्यादा डिफरेंस है? नहीं। सो रिलायबिलिटी बेसिकली यही होता है। Now let's come to validity. Validity is more important than reliability. Obviously, reproducibility is very important, but validity is not important in a research. So what is validity? Validity basically means कि जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है कोई भी कॉन्सेप्ट या फिनोमेना। हम बहुत ही सिंपल भाषा में बोलें, सो इट्स द accuracy of a measurement of what it claims to measure. So for example, मानो कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं that systematic desensitization therapy will reduce panic. तो चलो मानो कि हमने ये थेरेपी करने से पहले उनका एक टेस्ट किया। हमने उनका पैनिक कोई हमने क्वेश्चन लिया जो मेजर करता है पैनिक, एंड उसमें क्या स्कोर आया 85 आउट ऑफ 100। ओके, इट्स अ हाई स्कोर, मतलब पैनिक है पॉपुलेशन के अंदर, सैंपल के अंदर, जब हमने सैंपल लिया, राइट। फिर हमने इंटरवेंशन लगाया। इंटरवेंशन में हमने क्या दिया? ये थेरेपी। ओके, एंड देन हमने फिर से उनका टेस्ट किया, एंड नाउ जब हमने वही सेम क्वेश्चन लगाया तो वो क्वेश्चन का रिजल्ट था समथिंग 20 आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन काम किया, राइट। सो रियलिटी क्या हुई कि सिस्टमैटिक हमने क्या मेजर करना था कि जो थेरेपी है वो रिड्यूस कर सकती है पैनिक। हमने जब टेस्ट लगाया, हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्चुअली रिड्यूस कर रही है पैनिक को। तो जो ये कह रहा है मेजर करने को, वो ही अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब वैलिडिटी हाई है, और इसी चीज़ को हम वैलिडिटी कहते हैं। अब वैलिडिटी के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज द इंटरनल वैलिडिटी and second is the external validity. Let's first understand internal validity. Internal validity basically कहता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी का इफेक्ट होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल, और किसी का नहीं होना चाहिए। Okay, so the effect of independent variable should be on dependent variable and nothing else. No confounding variable, no extraneous variable. तो जैसे मानो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, whether daily meditation reduces anxiety level. So इसमें डेली मेडिटेशन क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड एंजाइटी लेवल क्या हुआ? डिपेंडेंट। इसका हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसका हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। डेली मेडिटेशन will reduce anxiety level. Okay, again, your daily meditation is a independent variable, anxiety level is a dependent variable. एंजाइटी लेवल को हम मेजर करेंगे ऑन हेमिस्फीयर। ओके,
एंड मेडिटेशन तो हम कर ही रहे हैं। सो मान लो कि हमने एग्जाम्पल लिया, हम मान लो हमने 30 या फिर चलो 100 कॉलेज स्टूडेंट्स लिए, मानो कि हमने 100 कॉलेज स्टूडेंट्स लिए। और हमने इनको दो ग्रुप में बांट दिया। एक 50 का एक ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप ऑल्सो कंटेन्स 50 स्टूडेंट्स। इनको इंटरवेंशन मिलेगा। गाइस मैं बार बार इंटरवेंशन बोल रही हूँ, उसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। इंटरवेंशन बेसिकली मीन्स ट्रीटमेंट और योर एक्सपोजर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इसमें डेली मेडिटेशन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सिर्फ ये जो ग्रुप ए है इन्हीं को एक्सपोजर मिलेगा डेली मेडिटेशन का और किसी को नहीं मिलेगा। सो इनको इंटरवेंशन मिलेगा, और जिनको इंटरवेंशन मिलता है उन्हीं को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं। सो योर ग्रुप ए इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ग्रुप बी जो है उनको इंटरवेंशन नहीं मिलेगा। जिनको इंटरवेंशन नहीं मिलते हैं या ट्रीटमेंट नहीं मिलता है उनको हम कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। ओके, सो मैं अगर बोल रही हूँ कि इनको मिलेगा इनको नहीं मिलेगा, नहीं, तो जिनको मिलेगा इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट या फिर एक्सपोजर टू योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट वुड बी योर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। The group which will not be exposed to your independent variable is also known as control. अब फिर हम इनका डेटा कलेक्ट करेंगे। तो मान लो ग्रुप ए का स्कोर है, ये लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर जब हमने इनका एंजाइटी लेवल को मेजर किया तो इनका स्कोर आया समथिंग 15 आउट ऑफ 100। एंड जो ग्रुप बी है, जब हमने इनको मेजर किया, जिनको कुछ भी इंटरवेंशन नहीं मिल रहा, बेसिकली ये मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, ये लोग जैसे पहले जीते थे वैसे ही अभी जी रहे हैं, द लाइफ स्टाइल इज सेम, तो फिर इनका स्कोर आया 80 आउट ऑफ 100। सो ऑफकोर्स अगर एंजाइटी लेवल कम है तो उनका स्कोर कम आना चाहिए ना स्केल में, क्योंकि मेजर ही कर रहा है एंजाइटी, और एंजाइटी है ही नहीं तो स्कोर कम आना चाहिए। तो अगर स्कोर कम आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो मेडिटेशन है वो एक्चुअल में रिड्यूस कर रहा है। सो अगर हम देखें स्कोर्स में डिफरेंस, तो एक्चुअल में जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं उनका एंजाइटी लेवल बहुत बड़ा हुआ आ रहा है। सो इसका मतलब जो है हमारा इंटरनल वैलिडिटी सही है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है कि ग्रुप बी जो है वो ऑलरेडी मॉर्निंग वॉक करते हो, राइट? क्या मॉर्निंग वॉक हमारा मेन कंसर्न है, फोकस है स्टडी का? नहीं है। हो सकता है कि इंडल्ज इन हॉबीज, राइट? maybe they are indulged in hobbies, तो क्या इनकी एंजाइटी लेवल कम हो सकते हैं तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड मॉर्निंग वॉक में हो, इसकी वजह से इनका स्कोर जो है वो अब एक ही ना होके इनका भी समथिंग मान लो 20 हो गया, 20 आउट ऑफ 100। तो क्या ज़्यादा फर्क है? अब ये तो हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स मैं ऑलरेडी वैसे तो आपको समझा चुकी हूँ, बट लेट्स सी। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो हैं वो आपका टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बट वो हमारा मेन फोकस नहीं होता है। सो क्या ये सब हमारा मेन फोकस है? नहीं है। पर क्या ये हमारी अफेक्ट कर सकता है एंजाइटी लेवल्स को? जरूर कर सकता है। तो उसकी वजह से इनका 20 आ रहा है। अब हमारा इसकी वजह से हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो ही सकता है, क्योंकि क्लियरली अगर हम इन दोनों को नहीं देखते हैं, हम इन दोनों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हमारे स्कोर में ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, तो हम कह ही नहीं सकते कि मेडिटेशन रिड्यूस कर रहा है एंजाइटी लेवल, जिसकी वजह से हमें अपना हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना पड़ता है। तो इंटरनल वैलिडिटी यही कहता है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी का इफेक्ट आना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और किसी का नहीं आना चाहिए। सो अगर हम इन दोनों को कंट्रोल कर लेते, अगर हम उनको बोलते कि नहीं आप 15 डेज 20 डेज और 4 वीक्स आप मत करिए कुछ भी, राइट? तो फिर हो सकता था कि हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही इंटरवेंशन मिल रहा होता, एंड
these guys group B are actually not doing anything for their mental health and because of which उनका 80 आ गया आउट ऑफ 100। जब ये स्कोर्स आते हैं तो उसका मतलब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि मेडिटेशन था उसी का इफेक्ट आया डिपेंडेंट वेरिएबल। यही इंटरनल वैलिडिटी होती है, right? So the observed outcomes in the experiment are directly due to the manipulation of independent variables and not influenced by confounding factor or extraneous variables। कंफाउंडिंग मतलब क्या है? जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है? ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल का एक टाइप होता है, बट एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते। तो जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए वही कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। So now let's understand external validity. So your external validity basically means generalizability। अब जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी फाइंडिंग्स आई हैं वो हम पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि हमने ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स पे किया था, राइट, एंड हमारा सैम्पल भी 100 है। क्या कॉलेज स्टूडेंट्स का सिर्फ 100 सैम्पल से हो जाएगा? नहीं होगा। वाई? बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट का अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, राइट? यू गाइज नो कि इंडिया में यूथ पॉपुलेशन इज द मैक्सिमम, राइट? तो आप 100 सैंपल को लेके कैसे कर सकते हैं? सो हमने कॉलेज स्टूडेंट पे ही किया था, लेकिन हम फिर भी सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट पे इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें सैंपल साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर हम इस सेम एग्जाम्पल को लेके चलते हैं फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो मान लो अगर उनकी पॉपुलेशन 2000 है, ठीक है? अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ रियल डेटा। सो अगर हम मान लेते हैं कि उनकी पॉपुलेशन 2000 है एंड हम ये सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं ऑन 1000, या फिर अगर हम 900 भी कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं अगर हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ रहे हैं। मतलब ग्रुप ए का जो एंजाइटी लेवल है वो अगर कम आ रहा है एंड ग्रुप बी का एंजाइटी लेवल ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंटरवेंशन वर्क्स। यही तो मतलब हुआ ना इसका कि हमने हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली, इंटरवेंशन वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब मेडिटेशन डज रिड्यूस एंजाइटी लेवल्स अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। And since we have taken a large number of sample, then we can also generalize it। and हम कोई भी एक्सपेरिमेंट या स्टडी क्यों करना चाहते हैं? जैसे कि वो पॉपुलेशन पे लग सके। हम सिर्फ 50 लोगों पे स्टडी करके उन 50 लोगों के लिए तो ना कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर द नेशन, और इफ नॉट दैट बिगर ड्रीम्स बट फॉर मासेस, राइट, इफ नॉट नेशन। तो हम वो ही करेंगे। क्वांटिटेटिव स्टडीज होती है इसलिए जिससे कि एक्सटर्नल वैलिडिटी उसकी अच्छी है। अगर एक्सटर्नल वैलिडिटी अच्छी नहीं है तो फिर रिसर्च मतलब कर सकते हैं बट उसको इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। रिसर्च में इतना बेसिक ही होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट अभी उसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है सिंस वी आर फोकसिंग ऑन द रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स।